वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस विशेष सेशन में हम एक बहुत ही दिलचस्प और मेरा मतलब है परीक्षा के नज़रिए से बेहद अहम विषय पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी, बिहार एसएससी या फिर रेलवे और टीचर भर्ती जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा बहुत काम आने वाली है। हाँ, तो आज हम अपनी बिहार पॉलिटी मास्टर सीरीज के नोट्स का विश्लेषण करेंगे। हमारा फोकस पूरी तरह से बिहार विधानसभा या जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं उसके ढांचे और कामकाज पर रहेगा। सही कहा। और हमारा उद्देश्य सिर्फ नियमों को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि राज्य में कानून बनाने वाली ये मूल संस्था आखिर काम कैसे करती है। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा की शुरुआत में एक सवाल से करना चाहता हूँ। जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए किसी राज्य ने एक बहुत ही मुश्किल लक्ष्य हासिल किया। उसने अपनी नीतियां सुधारी और बढ़ती जनसंख्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया। जो कि एक बहुत अच्छी बात है ना? हाँ, बिल्कुल। एक तरह से उसने देश की बहुत बड़ी सेवा की। लेकिन इनाम के तौर पर उसे क्या मिलता है? उसे बताया जाता है कि अब क्योंकि आपकी जनसंख्या कम हो गई है, इसलिए संसद और आपकी अपनी विधानसभा में आपकी राजनीतिक ताकत भी कम कर दी जाएगी। अरे बाप रे, ये तो सुनने में किसी मजाक या विरोधाभास जैसा लगता है। वही तो। लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में ना, ये एक वास्तविक स्थिति बन सकती थी। और इसे रोकने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प संवैधानिक तरीका निकाला गया। आज हम ठीक इसी तरह के नियमों और पेचों के भीतर झांकने वाले हैं। हाँ, और नोट्स में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये नोट्स कई ऐसे एग्जाम ट्रैप या भ्रांतियों को खोलते हैं जो अच्छों को उलझा देते हैं। तो चलिए उस विरोधाभास से ही शुरुआत करते हैं जिसका जिक्र मैंने अभी किया। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि बिहार में एक द्विसदनीय यानी जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है वो व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। जी, संविधान का अनुच्छेद 168 राज्य विधायिका की बात करता है और अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना की। अगर हम राज्य सरकार को एक 2 इंजन वाले वाहन की तरह देखें तो विधानसभा वो मुख्य इंजन है जो गाड़ी को आगे खींचता है। लेकिन नोट्स के मुताबिक इस मुख्य इंजन की क्षमता यानी विधानसभा की सीटों की संख्या वो 243 पर तय है। बिल्कुल, 243। और सबसे बड़ी बात, ये संख्या 2026 तक के लिए फ्रीज कर दी गई है। तो ये जो परिसीमन या डिलिमिटेशन का नियम है, ये आखिर है क्या और इसे फ्रीज करने की नौबत क्यों आई? इस क्यों को समझना बहुत जरूरी है परीक्षाओं के लिए। देखिए, परिसीमन का सीधा सा अर्थ है चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना। और ये सीमाएं किस आधार पर तय होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। बिल्कुल, जनसंख्या के आधार पर। अनुच्छेद 170 कहता है कि राज्य को भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह बांटा जाएगा कि हर क्षेत्र की जनसंख्या और उसे दी गई सीट का अनुपात पूरे राज्य में लगभग एक समान हो। अच्छा, तो यहीं पर वो समस्या आती है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, अब आप ही सोचिए, अगर हम हर जनगणना के बाद नई जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने लगते, तो जिन राज्यों ने, खासकर दक्षिणी राज्यों ने, परिवार नियोजन में अच्छा काम किया है, उनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम होने के कारण उनकी सीटें कम हो जाती। और जिन राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ जाती। मतलब जो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं उन्हें इनाम, और जो नियंत्रित कर रहे हैं उन्हें सजा। बिल्कुल सही। ये तो एक तरह से नीतिगत विफलता को बढ़ावा देना हो गया। इसी असंतुलन को रोकने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत इस संख्या को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। ताकि किसी भी राज्य को उसके जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण तत्काल कोई राजनीतिक नुकसान न उठाना पड़े। जी, तो जो 243 का आंकड़ा हम बिहार विधानसभा के लिए देखते हैं ना, वो 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई व्यवस्था का ही विस्तार है। समझ गया। ये तो हो गई सीटों के भौतिक ढांचे की बात। 243 कुर्सियां हैं और 2026 तक यही रहेंगी। लेकिन इन कुर्सियों पर बैठेगा कौन? इन सीटों पर समाज के हर वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व कैसे तय होता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जब मैं नोट्स पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान एक बहुत बड़े एग्जाम ट्रैप की ओर गया। इसमें बताया गया है कि 243 में से 38 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित हैं। हाँ, और ये अनुच्छेद 330 और 332 के तहत लागू होता है। राइट।
अब भ्रांति ये है कि रोजमर्रा की न्यूज़ हेडलाइंस में हमें बताया जाता है कि ये सारा आरक्षण महज जातिगत राजनीति और वोट बैंक का खेल है। और यही वो ट्रैप है जहां कैंडिडेट्स परीक्षा में गलती कर बैठते हैं। ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक मुद्दा है। मतलब ये पूरी तरह से गणित पर आधारित है। बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने जब इस व्यवस्था को लागू किया था तो उनके दिमाग में सिर्फ जनसंख्या का अनुपात यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन था। इसे राजनीति से ज्यादा गणित के नजरिए से देखने की जरूरत है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में खोलते हैं। मान लीजिए, क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक कमरे में 100 लोग हैं और उन 100 में से 15 लोग किसी एक विशिष्ट समुदाय से आते हैं, तो यह व्यवस्था बस ये सुनिश्चित करती है कि उस कमरे में गूंजने वाली 100 आवाज़ों में से कम 15 आवाज़ें उनकी अपनी हों। अरे वाह, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। ये आरक्षण असल में समाज का एक मिरर इमेज या दर्पण बनाने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी कुल आबादी का लगभग 16% है, तो विधानसभा में भी उनका प्रतिनिधित्व कम से कम 16% होना चाहिए। ये कोई राजनीतिक खैरात नहीं है। ये तो एक गारंटी है कि लोकतंत्र में संख्या के अनुपात में आवाज मिलेगी। जी, और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि विधानसभाओं में आरक्षण का आधार क्या है। जो लोग अखबारों की हेडलाइंस के आधार पर जवाब देते हैं, वो सामाजिक पिछड़ेपन या आर्थिक स्थिति वाले विकल्पों पर टिक कर देते हैं। जबकि सही उत्तर है जनसंख्या का अनुपात। बिल्कुल, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला बिंदु है। अब जब कुर्सियों का गणित साथ हो गया है, तो अगला स्वाभाविक सवाल यह है कि इन कुर्सियों तक पहुंचने का रास्ता क्या है, यानी विधायक या एमएलए बनने की योग्यताएं क्या हैं? इसके लिए अनुच्छेद 173 में शर्तें दी गई हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात पर रुकना चाहता हूँ। हम 18 साल की उम्र में अपनी सरकार चुन सकते हैं, वोट दे सकते हैं। हम 18 साल की उम्र में देश की रक्षा के लिए सेना में जा सकते हैं। तो फिर कानून बनाने के लिए 25 साल का इंतजार क्यों? ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है। क्या 18 साल का व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, पर इसके पीछे संविधान निर्माताओं की एक बहुत ही गहरी सोच थी। एक प्रतिनिधि चुनने यानी वोटिंग करने और एक कानून निर्माता होने में बुनियादी अंतर है। अच्छा। हाँ, वोट देने के लिए आपको अपने हित और समाज की सामान्य भलाई को समझने की जरूरत होती है, लेकिन जब आप विधानसभा में बैठते हैं ना, तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होते। आपको जटिल कानूनी मसौदों को समझना होता है, बजट के आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है और ऐसे फैसले लेने होते हैं जिनका असर करोड़ों लोगों पर दशकों तक पड़ेगा। बिल्कुल। तो संविधान ये मानकर चलता है कि 25 साल की उम्र तक आते आते एक व्यक्ति में वो कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता और जीवन का अनुभव आ जाता है जो कानून बनाने की इस भारी जिम्मेदारी के लिए जरूरी है। सही बात है। और सिर्फ उम्र ही नहीं, अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन के नियम भी तो उतने ही सख्त हैं। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, तो वो अयोग्य हो जाएगा। जी, यानी अगर वो सरकार से वेतन या कोई ऐसा वित्तीय लाभ ले रहा है जो उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। दिवालियापन और मानसिक अस्वस्थता भी अयोग्यता के कारण हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला और सबसे ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल मचाने वाला जो कारण है, वो है दल बदल, डिफेक्शन। हाँ, जो संविधान की 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल के तहत आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ। ये तो भारतीय राजनीति का वो हिस्सा है जिस पर सबसे ज्यादा ड्रामा होता है। रातों रात सरकारें गिर जाती हैं, विधायक रिजॉर्ट्स में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, न्यूज़ में तो यही सब छाया रहता है। और इस पूरे ड्रामे के बीच एक किरदार सबसे शक्तिशाली बनकर उभरता है, स्पीकर। अनुच्छेद 178 के तहत स्थापित ये पद। अगर मैं अपनी उस उपमा पर वापस लौटूं, तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर विधानसभा एक हाई वोल्टेज फुटबॉल मैच है, तो स्पीकर उस मैच का रेफरी है? ये उपमा काफी हद तक काम करती है। जो सिर्फ फाउल ही नहीं देता, बल्कि दल बदल के तहत किसी खिलाड़ी को हमेशा के लिए मैदान से बाहर भी कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है और यहाँ नोट्स एक और एग्जाम ट्रैप की ओर इशारा करते हैं जिस पर कैंडिडेट्स को ध्यान देना चाहिए। मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ जा रही हैं। मुझे भी स्रोत सामग्री पढ़ते हुए ये बात बहुत खटकी थी। नोट्स कहते हैं कि स्पीकर को नियुक्त यानी अपॉइंट नहीं किया जाता, बल्कि उसे निर्वाचित यानी इलेक्ट किया जाता है। जी, यही वो ट्रैप है।
अब जरा सोचिए, एक रेफरी जो उसी सत्ताधारी दल के विधायकों के बीच से चुनकर आया है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष कैसे हो सकता है? ये तो वैसा ही हुआ कि मैच का रेफरी किसी एक टीम की जर्सी पहनकर मैदान में उतरा हो और हम उससे उम्मीद करें कि वे तटस्थ फैसले लेगा। आपने ना भारतीय संसदीय प्रणाली के सबसे बड़े अंतर्विरोध पर उंगली रख दी है। सिद्धांत रूप में स्पीकर से ये अपेक्षा की जाती है कि कुर्सी पर बैठते ही वो अपने दलगत स्वार्थों से ऊपर उठ जाएगा। मतलब वो किसी एक पार्टी का नहीं रहता। हाँ, वो पूरे सदन का संरक्षक बन जाता है, न कि सिर्फ सत्ता पक्ष का। उसे विपक्ष को बोलने का पूरा मौका देना होता है और दल बदल के मामलों में जो क्वाजी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक भूमिका है वो निभानी होती है। लेकिन अगर उसे नियुक्त किया जाता, मान लीजिए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को स्पीकर बना दिया जाता, तो शायद वो ज्यादा तटस्थ होता। फिर उसे निर्वाचित क्यों किया गया? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा का मंदिर है, नौकरशाही का नहीं। अच्छा। जो व्यक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को नियंत्रित कर रहा है, उसके पास स्वयं एक डेमोक्रेटिक मैंडेट यानी लोकतांत्रिक जनादेश होना चाहिए। एक अपॉइंटेड अधिकारी के पास वो नैतिक अधिकार नहीं होता जो एक इलेक्टेड सदस्य के पास होता है। ओहो, इसीलिए ये जोखिम उठाया गया है। बिल्कुल। हालांकि कई बार स्पीकर्स के फैसलों पर सवाल उठते हैं और अब तो दल बदल के मामलों में स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू भी हो सकती है। ये वास्तव में शक्तियों के संतुलन का एक बहुत ही बारीक खेल है। तो अब हमारे पास एक स्पष्ट चित्र है। 243 कुर्सियां हैं, उन पर बैठने वाले 25 साल से ऊपर के योग्य विधायक हैं और एक निर्वाचित लेकिन तटस्थता की उम्मीद वाला रेफरी है। जी, ढांचा तो पूरा समझ आ गया। अब ये पूरा खेल कितने समय तक चलता है और इसकी गति क्या होती है? अनुच्छेद 172 कहता है कि कार्यकाल 5 वर्ष है। हाँ, सामान्यतः 5 वर्ष, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के दौरान बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं जिस चीज पर सबसे ज्यादा रोकना चाहता हूं वो है सत्रों यानी सेशंस का नियम। अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल सदन का सत्र बुलाते हैं, बजट, मॉनसून और शीतकालीन। लेकिन नोट्स में एक 6 महीने वाले नियम को बहुत हाईलाइट किया गया है। ये क्या है? ये जो 6 महीने का नियम है ना, ये भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा हथियार है। नियम ये है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच किसी भी हाल में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। 1 मिनट के लिए इसे व्यवहारिकता में देखते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में भारी बाढ़ आई हुई है या कोई और बड़ा संकट है और सरकार मानसून सत्र को पूरी तरह से रद्द कर देती है, तो क्या सरकार सदन का सामना करने से अनिश्चित काल तक बच सकती है? बिल्कुल नहीं। और यही इस नियम की खूबसूरती है। सरकारें कई बार विपक्ष के तीखे सवालों या अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए सदन की कार्रवाई को टालना चाहती हैं। हाँ, ये तो अक्सर होता है। लेकिन ये 6 महीने के समय सीमा एक टाइम बॉम्ब की तरह है। चाहे बारिश हो, तूफान हो या कोई राजनीतिक संकट, सरकार को हर 6 महीने में कम से कम एक बार सदन के पटल पर आना ही होगा। मतलब उन्हें विपक्ष का सामना करना ही होगा। बिल्कुल, उसे जनता के प्रतिनिधियों के सामने अपने काम का हिसाब देना होगा। मतलब आप किसी भी हालत में छिप नहीं सकते, आपको मैदान में उतरना ही होगा। और जब वे मैदान में उतरते हैं तो फैसले कैसे होते हैं? यहाँ नोट्स 3 तरह के बहुमत या मेजॉरिटी का जिक्र करते हैं। जी। साधारण, पूर्ण और प्रभावी बहुमत, सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये शब्द सुनने में एकदम कानूनी शब्दावली लगते हैं। क्या हम इन तीनों के बीच के अंतर को इसी 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा के उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। चलिए थोड़ा गणित लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की। ये सदन की कुल क्षमता का 50% से अधिक होता है। ठीक है। बिहार में कुल सीटें 243 हैं। तो सरकार बनाने के लिए जादू का आंकड़ा क्या होगा? 243 का आधा यानी 121.5, जिसे हम 122 मानते हैं। हाँ, 122। अगर आपके पास 122 विधायक हैं तो आप सरकार बना सकते हैं। ये संख्या कभी नहीं बदलती, चाहे कोई अनुपस्थित हो या किसी ने इस्तीफा दे दिया हो। ठीक है, ये तो हो गया सरकार बनाने का कॉन्क्रीट नंबर। तो फिर ये साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी क्या है और इसकी जरूरत कब पड़ती है? साधारण बहुमत का मतलब है उस दिन सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। मान लीजिए किसी साधारण बिल पर वोटिंग हो रही है। उस दिन 243 में से केवल 200 विधायक ही सदन में मौजूद हैं। तो साधारण बहुमत 200 का आधा यानी 101 होगा। बिल्कुल सही। रोजमर्रा के ज्यादातर बिल इसी सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं। ये तो बहुत सीधा है, जो आया उसी की गिनती होगी। लेकिन
लेकिन ये तीसरा वाला, प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये थोड़ा उलझावा लगता है। नोट्स कहते हैं कि इसका उपयोग स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए किया जाता है। ये कैसे काम करता है? ये सबसे दिलचस्प है। मान लीजिए 243 में से 3 विधायकों का निधन हो गया है और 10 विधायकों ने किसी कारण से इस्तीफा दे दिया है। तो कुल 13 सीटें खाली हो गई, वैकेंट हो गई। जी, अब सदन की प्रभावी क्षमता यानी इफेक्टिव स्ट्रेंथ 243 नहीं बल्कि 230 रह गई है। अच्छा। इस स्थिति में अगर स्पीकर को हटाना है तो हमें इस 230 के आधे से अधिक का समर्थन चाहिए होगा, यानी 116। इसे कहते हैं प्रभावी बहुमत। ये सिर्फ जीवित और कार्यरत सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है। ओहो, तो स्पीकर को हटाने जैसे गंभीर फैसले के लिए हम साधारण बहुमत पर निर्भर नहीं रह सकते कि उस दिन जो 50-60 लोग आ गए उन्होंने स्पीकर को हटा दिया। बिल्कुल नहीं। और पूर्ण बहुमत यानी 122 प्राप्त करना शायद इसलिए मुश्किल हो क्योंकि कई सीटें जो खाली ही पड़ी हैं। इसलिए ये बीच का रास्ता यानी प्रभावी बहुमत निकाला गया। ये वास्तव में बहुत तार्किक है। जी हाँ, संविधान की हर लाइन के पीछे एक बहुत गहरी तार्किकता है। हाँ, अब इस चर्चा के अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। हमने ढांचा समझ लिया, नियम समझ लिए, बहुमत का गणित समझ लिया, लेकिन इस पूरी संस्था के पास वास्तव में ताकत कितनी है? पावर डायनामिक्स। ये समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम शक्तियों की बात करें तो नोट्स बताते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स के तहत विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है। लेकिन जो चीज मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचती है वो हैं वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। बिल्कुल। नोट्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धन विधेयक यानी मनी बिल केवल और केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। तो क्या मैं ये मान लूं कि जब पैसे की बात आती है तो विधानसभा ही असली बॉस है और विधान परिषद का कोई खास रोल नहीं है? ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि धन विधेयक सीधे जनता के टैक्स के पैसे से जुड़ा है। राज्य के खजाने पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? उनका, जिन्हें जनता ने सीधे वोट देकर चुना है। बिल्कुल सही। विधान परिषद के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, वे एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से आते हैं। इसलिए संविधान ये सुनिश्चित करता है कि टैक्स लगाने या खर्च करने का अंतिम अधिकार सिर्फ विधानसभा के पास हो। इसका मतलब है कि धन के मामले में विधान परिषद वो दूसरा इंजन नहीं है जो गाड़ी को खींच सके। वो ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा ब्रेक है जो 14 दिनों तक बिल को रोक सकता है लेकिन रद्द नहीं कर सकता। जी, और सिर्फ पैसा ही नहीं, कार्यकारी नियंत्रण, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भी पूरी तरह से विधानसभा के पास है। राज्य का पूरा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और अविश्वास प्रस्ताव? हाँ, अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है तो वो केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी सरकार गिर जाती है। तो अगर आपको सरकार चलानी है तो आपको हर हाल में विधानसभा का विश्वास जीतना होगा। विधान परिषद के समर्थन से आप सरकार नहीं बचा सकते। बिल्कुल। और यहाँ नोट्स के अंत में एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना की गई है जो बीपीएससी जैसी परीक्षाओं का एक पसंदीदा विषय भी है, विधानसभा और लोकसभा के बीच की तुलना। और अगर हम दोनों को समानांतर रखकर देखें तो ये आश्चर्य होता है कि दोनों की कार्यप्रणाली कितनी समान है। जी, दोनों निचले सदन हैं, दोनों के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, दोनों का सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है और दोनों के पास धन विधेयक के मामले में एकाधिकार है। बस अंतर केवल स्तर का है। लोकसभा पूरे देश के लिए 543 सीटों के साथ काम करती है और बिहार विधानसभा राज्य के लिए 243 सीटों के साथ। बिल्कुल सही। संवैधानिक अनुच्छेद हैं, ये सिर्फ कुछ किताबी नियम नहीं है। जी, ये असल में वो ब्लूप्रिंट है जिससे राज्य की सरकार चलती है। हाँ, 2026 तक 243 सीटों का वो फ्रीज जो जनसांख्यिकीय न्याय सुनिश्चित करता है। वो 100 लोगों के कमरे वाला उदाहरण जो समझाता है कि आरक्षण सिर्फ गणितीय प्रतिनिधित्व है, राजनीति नहीं। और 25 साल की उम्र की शर्त, 6 महीने का नियम, ये सब चीजें मिलकर लोकतंत्र के पहियों को पटरियों पर रखती हैं। बिल्कुल, यही इन स्रोतों को गहराई से पढ़ने का असली फायदा है। आप सिर्फ ये नहीं रटते कि नियम क्या है, आप ये समझ जाते हैं कि वो नियम क्यों बनाया गया था और वो कैसे काम करता है। और जब स्टूडेंट्स इस तरह से समझते हैं ना, तो वो किसी भी परीक्षा के ट्रैप में नहीं फंसते। मैं सभी कैंडिडेट से कहूंगी कि इन की पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। तो इस विस्तृत और गहरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो सीधे तौर पर आज की चर्चा से निकलता है।
लेकिन जो शायद भविष्य की सबसे बड़ी पहेली है। वो क्या? हमने बात की कि परिसीमन के तहत सीटें 2026 तक 243 पर फ्रीज हैं। लेकिन जरा सोचिए, 2026 अब दूर नहीं है। हाँ, बहुत करीब है। जब ये फ्रीज हटेगा और 1971 के बाद से अब तक की बढ़ी हुई जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर नई सीटों का निर्धारण होगा, तो क्या होगा? बिहार की जनसंख्या कई गुना बढ़ चुकी है। ये तो है। क्या सीटों की संख्या 243 से बढ़कर अचानक बहुत ज्यादा हो जाएगी? ये नया भौगोलिक और राजनीतिक नक्शा कैसा दिखेगा? और क्या तब भी प्रतिनिधित्व का ये संतुलन ऐसे ही बना रहेगा? ये वास्तव में सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। और अगले सेशन में हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और संवैधानिक गहराइयों को खंगालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ।